स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप की पॉलिटिक्स बदल दी। उसमें लोग मोस्टली किंग्स के सब्जेक्ट माने जाते थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पहली बार ये आइडिया दिया कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल। मींस रियल पावर जो होती है वो लोगों की होती है। असली शक्ति जनता के पास होनी चाहिए। हमने ये भी समझा कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए कई स्टेप्स उठाए, जैसे कॉमन लॉज, ट्राई कलर फ्लैग, नेशनल असेंबली, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स और कॉमन लैंग्वेज। फिर नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है। उसने रिफॉर्म्स दिए, जैसे कि नेपोलियनिक सिविल कोड लागू किया, लेकिन साथ ही डोमिनेशन भी बढ़ा। उसके बाद कांग्रेस ऑफ वाइना ने पुराने रूल्स को फिर से मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन नेशनलिज्म की फीलिंग अब दबने वाली नहीं थी। उसके बाद जुलाई रेवोल्यूशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सीक्रेट सोसाइटीज यूरोप के अंदर बनी, लिबरल थिंकर्स आए, सबने मिलकर यूरोप को बदलने की जमीन तैयार कर दी। मेरा नाम है अमरजीत शर्मा। मैं टीचर हाई स्कूल परिहोत जोन डोडा। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ये नेशनलिज्म आइडियाज से एक्शन तक कैसे पहुंचे, और मैं आशा कि पार्ट 2 में आपको यूरोप की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो कहानी जहां हमने पार्ट 1 में छोड़ी थी 1848 में। तो 1848 में पूरे यूरोप में क्या हो चुका था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग नेशन स्टेट्स चाहते थे। और इसी के साथ 1848 में कहानी शुरू होती है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से। अब हम आते हैं 1848 पर। ये ईयर यूरोप के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि इस साल नेशनलिज्म, लिबरलिज्म और सोशल अनरेस्ट तीनों एक साथ सामने आए। पीपल चाहते थे फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और नेशनल यूनिटी। लेकिन सिर्फ एजुकेशन मिडिल क्लास ही नहीं, ये सिर्फ मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग ही नहीं चाह रहे थे, बल्कि इस समाज में अब जो वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे, पीजेंट्स थे, सब परेशान थे। फूड शॉर्टेज हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था, इकोनॉमिक हार्डशिप पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। इसलिए 1848 सिर्फ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं था, ये सोशल अनरेस्ट का भी ईयर था। और इसी ईयर में 1848 में होता क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होता। अब आप समझोगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था। उस समय जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, नेशन स्टेट नहीं था प्यारे बच्चों। वो एक छोटे जर्मन स्टेट्स में डिवाइड था, छोटे छोटे छोटे। जैसे मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया कि जर्मन प्रशिया के अंडर था, प्रशियन अंपायर में था, और 300 यूनिट्स में बंटा हुआ था। जर्मन लिबरल चाहते थे कि जर्मनी क्या हो, यूनाइटेड हो। फिर क्या करते हैं वो इसके लिए, जैसे देखो आप स्लाइड में देख रहे हो प्यारे बच्चों, 18 मई 1848 को वो फ्रैंकफर्ट में क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है। और वो पहुंच जाते हैं सेंट पॉल चर्च के अंदर। वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कहाँ पे जमा हो जाते हैं, सेंट पॉल चर्च में। टोटल रिप्रेजेंटेटिव की स्ट्रेंथ थी 831, और वो इलेक्टेड मेंबर्स थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर फ्रॉम मिडिल क्लास। कहां से थे प्यारे बच्चों? मिडिल क्लास में थे। मिडिल क्लास मतलब लॉयर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, पॉलिटिशियंस, ऐसे लोग थे। इनका एम था यूनाइटेड जर्मनी बनाना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया था प्यारे बच्चों। और ये किसके पास गए उस समय? ये गए फ्रेडरिक विलियम फोर के पास। किसके पास गए? फ्रेडरिक विलियम फोर के पास। लेकिन उन्होंने इस असेंबली के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सिंपली ही रिजेक्टेड द क्राउन। और फाइनली 1849 में ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी, ये हो जाती है डिसॉल्व। और जो मिडिल क्लास का सपना था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के थ्रू जर्मनी की यूनिफिकेशन का, ये यहाँ पे टूट जाता है।
लेकिन अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वो हार नहीं मानते हैं। वो जो मिडिल क्लास थी वो हार नहीं मानते हैं। वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मतलब जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए डिफरेंट अप्रोच का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि नेशनलिज्म का नेचर बदलता है। अब यूनिफिकेशन रेवोल्यूशन से नहीं, मतलब हंगामे से नहीं, बल्कि आर्मी, डिप्लोमेसी और स्टेट पावर से होने वाली थी। क्लियर बच्चों? ये मैप में आप देख रहे हो कि जो ये इलाका है ये जर्मन स्पीकिंग इलाका है। ठीक है, जो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड है। ठीक है, जर्मन स्पीकिंग इलाका अलग अलग, मैनली ये प्रशिया के अंडर है, लेकिन और भी जो एम्पायर्स थे उनके अंडर भी जर्मन स्पीकिंग एरिया कवर था। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या हुआ। जब ये प्रशियन किंग के पास गए थे उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन जर्मन स्पीकिंग एरिया से प्रशियन अंपायर के अंडर नहीं था। वो दूसरे जो अंपायर्स थे यूरोप के अंदर राजा थे उनके अंडर भी था। तो इन्होंने डिप्लोमेसी का सहारा लिया और उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए क्या किया, इन्होंने ओटो वन बिस्मार्क का सहारा लिया। ओटो वन बिस्मार्क याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ओटो वन बिस्मार्क जो क्या था, चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का उस समय। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास क्या करती है अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेती है और 1862 में ये ओटो वन बिस्मार्क के पास जाती है जो चीफ मिनिस्टर था उस समय प्रशिया का। और एक और चीज याद रखना, ओटो वन बिस्मार्क की एक पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी पूछी जाती है, वो है ब्लड एंड आयरन। क्या है? ब्लड एंड आयरन, मतलब स्पीचेस से नहीं, वॉर से यूनिफिकेशन। उसका एक ही नारा था कि बातों से यूनिफिकेशन नहीं करेंगे हम, ब्लड से, वॉर से यूनिफिकेशन करेंगे। तो बिस्मार्क ने अपनी आर्मी और डिप्लोमेसी का यूज किया। उसने बोला कि ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, हम जो इलाका जर्मन स्पीकिंग का दूसरे अंपायर्स के पास है उसको छुड़वा के एक यूनिफाइड जर्मनी बनाते हैं। तो 1864 में वॉर शुरू होता है। पहला वॉर जो ये जर्मन इलाका है ओटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप में लड़ते हैं, ये लड़ते हैं डेनमार्क के साथ। दूसरा वार ये 1866 ऑस्ट्रिया के साथ लड़ते हैं और ऑस्ट्रिया को भी डिफीट करते हैं। तीसरा वॉर 1870 और 1871 तक चलता है। ये फ्रांस अंपायर के साथ लड़ा जाता है, फ्रांस के पास जो जर्मन एरिया था उसके साथ लड़ा जाता है और ये भी जीत लिया जाता है। इस तरीके से जर्मन जो इलाका है ओटो वन बिस्मार्क जो है वो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को तकरीबन 7 सालों में हराता है और 18 जनवरी 1871 को 18 जनवरी 1871 में विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर घोषित किया जाता है। और जो सेरेमनी होती है वो पैलेस ऑफ वर्सलीज में की जाती है और 1871 में जो जर्मन एरिया का एक नेशन स्टेट का ख्वाब था वो पूरा हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि मेन रोल किसका था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, तो आपने बताना है ओटो वन बिस्मार्क वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जो अब जो फ्रांस से आग लगी थी, नेशनलिज्म जो फैल रहा था, अब जर्मन, ग्रीक, ठीक है, उसके बाद फ्रांस, अब हर जगह नेशन स्टेट तैयार हो चुका था। तो इसी पैटर्न पे यूरोप के अंदर इटली का भी कुछ अजीब सा हाल था। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इटली की। ये आपको इटली का मैप दिख रहा है। ठीक है, ये इटली स्पीकिंग एरिया था, इटालियन स्पीकिंग। ठीक है, जर्मनी की तरह इटली भी डिवाइड था। नॉर्थ पर ऑस्ट्रियन कंट्रोल था, ये दिख रहा आपको पिंक, उसके बाद ये येलो। इस इलाके में किसका कंट्रोल था? ऑस्ट्रियन एम्पायर का कंट्रोल था। सेंटर जो ये ग्रीन कलर का है इसमें पोप जो चर्च रूल करता था और साउथ में स्पेन के बार्बन किंग्स जो थे वो रूल करते थे। कुल मिला के ये जो इटली था ये 7 हिस्सों में डिवाइड था और इसमें जो ये अलग से स्टेट दिख रही है आपको आइलैंड टाइप येलो कलर की, इसका नाम है सर्डिनिया पाइडमोंट।
तो सर्डिनिया पाइडमोंट एकमात्र स्टेट थी इन 7 स्टेट्स में जहां पे इटालियन बोलने वाला राजा था। तो पहला नाम इटली की यूनिफिकेशन में आता है गिउसी मैज़नी का, जो पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं। उसने इटली की यूनिफिकेशन के लिए यंग इटली बनाई थी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 1831 में गिउसी मैज़नी ने यंग इटली बनाई। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इटली कितने हिस्सों में डिवाइड थी, 7 हिस्सों में डिवाइड थी, 7 स्टेट्स में डिवाइड थी। सर्डिनिया पोइडमोंट जहां का एकमात्र राजा था जो इटालियन था, उसने यूनिफिकेशन का जिम्मा अपने कंधों पे लिया और पहला रोल था गिउसी मैज़िनी का। दूसरा रोल जो रहा वो रहा काउंट कैमिलो डी कैवर। काउंट कैमिलो डी कैवर, ठीक है, ये सर्डिनिया पॉइडमोंट से था। ये कैमिलो डी कैवर जो सर्डिनिया पॉइडमोंट का चीफ मिनिस्टर था। जैसे वहां पे प्रशिया ने रोल लिया था ओटोवन बिस्मार्क के अंडर, वैसे ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो जिम्मा था वो काउंट कैमिलो डी कैवर ने लिया था। तो फिर शुरू होता है आगे का वॉर। 1859 में पहला वॉर ये लड़ते हैं ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है, ठीक है, और ये जीत जाते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और रेवोल्यूशनरी जिसकी अपनी आर्मी होती है उसका नाम होता है गिउसेप गैरिबाल्डी। इसकी अपनी आर्मी होती है प्यारे बच्चों, किसकी आर्मी? अपनी आर्मी। तो गिउसी गैरिबाल्डी भी काउंट कैमिलो डी कैवर का साथ देता है और होता क्या है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक है, इसको ऑस्ट्रियन अंपायर से छुड़ाते हैं। फिर ये जो नीचे रेड कलर बॉर्बन किंग्स थे जो स्पेन के, उनसे भी इस इलाके को छुड़ाया जाता है, साउथ इटली को। और सेंट्रल की जो इटली था जहां पे पोप रूल कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली ही प्रेशर में आके इस जगह को छोड़ देते हैं। और फाइनली 1861 में काउंट कैमिलो डी कैवर, गिउसेप गैरिबाल्डी, जो ये सब कुछ हुआ 1861 में विक्टर एमेन्युअल सेकंड, प्यारे बच्चों याद रखना, विक्टर एमेन्युअल सेकंड बिकेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। इसके बाद बहुत सारे इलाके जैसे वेनेटिया, 1870 में रोम, ये सब धीरे धीरे फिर बाद में यूनिफाइड किए गए किसमें? इटली के अंदर। और फाइनली 1870 जब रोम जुड़ा किसके साथ? इटली के साथ, तब ही इटली की यूनिफिकेशन को कंप्लीट माना जाता है। और आपसे कोई मेन रोल पूछे कि इस यूनिफिकेशन ऑफ इटली में मेन रोल किसका था, तो आपने बताना है गिउसी मैज़नी, जिसने यंग इटली, यंग यूरोप जैसे सीक्रेट सोसाइटीज बनाए। काउंट कैमिलो डी कैवर जो चीफ मिनिस्टर था इटली का, इसने पूरी प्लानिंग की और गैरिबाल्डी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। और ऐसे ही जो इटली डिवाइड था 7 स्टेट्स में, वो अब एक नेशन स्टेट बन चुका था। आई होप आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली आसानी से समझ आ गया है प्यारे बच्चों। इसके बाद इटली की यूनिफिकेशन के बाद हम देखेंगे कि विजुअलाइजिंग द नेशन, हम किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? हम विजुअलाइजिंग द नेशन की बात करेंगे। इसमें बहुत सिंपल है कि जैसे हमने अपना इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल लड़ा और उसमें हमने देखा कि लोगों को यूनाइटेड करने के लिए हमने स्लोगन्स दिए, कुछ स्टैच्यूज बनाए जैसे भारत माता, ठीक है, वैसे ही इन्होंने भी अपने देश को एक देखने की कोशिश की। सिंबल जिसे हम कहेंगे कि क्या सिंबल रखें जिससे क्या हो सके, जो लोग हैं वो यूनाइट हो सके, जो लोग हैं कहाँ के, यूरोप के, वो यूनाइट हो सके। कहानी अभी इटली तक, वो आप बच्चों आप याद रखना, हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। इस विजुअलाइजिंग द नेशन में हम पढ़ेंगे एलिगरी। तो एलिगरी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हमारे दिमाग में है, जो रियल नहीं है, उसको हम एक फिगर में उतारते हैं, उसको हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे फ्रांस ने एक फीमेल एलिगरी बनाई
अपनी फाइट को जिंदा रखने के लिए। और ये एलिग्री थी फीमेल एलिग्री, जिसे कहा गया मैरीन। और जर्मनी ने भी सेम ऐसे ही किया, उसने भी एक फीमेल एलिग्री बनाई जिसका नाम था जर्मेनिया। ये एलिग्रीज ने फ्लैग्स, क्राउन्स, ठीक है, चेन स्वॉर्ड्स कैरी किए, जिसका एक पॉलिटिकल मीनिंग था, जिसको मैं आपको अगली पिक्चर में करूंगा। ये देखिए जर्मीनिया की जो एलिग्री है फीमेल है, रियल नहीं है, इट्स अ आइडिया, जिससे लोग अपने देश को विजुअलाइज कर सकें। हाथ में स्वॉर्ड है, क्राउन है, ठीक है, तो दिखा रहे हैं कि हम लड़ भी सकते हैं, हम पीस के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैरीन के पास देखिए क्राउन जो है, लीव्स हैं, मतलब शांति भी है, पीस भी चाहिए, वाइट कपड़ा पहना है, तो सारा कुछ है। इससे क्या है कि एक विजुअलाइज कर सके हम नेशन को कि हमारे लिए कोई लड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिग्री का। और एलिग्री का क्या इंपॉर्टेंस था फ्रांस और जर्मनी की जो इंडिपेंडेंस के लिए, नेशन स्टेट के लिए वॉर था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एलिग्री जो है जर्मन की है जर्मीनिया, और फ्रांस की है मैरीन। इसके कहानी के ऊपर आते हैं, फिर से हम कहानी के ऊपर आते हैं प्यारे बच्चों। बाल्कन एंड रोड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक मतलब जब इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, तो बाकी पार्ट जो है यूरोप का, वहां पे भी अब हलचल तेज हो चुकी थी, और इस इलाके को कहते थे बाल्कन। प्यारे बच्चों जो बाल्कन था उसमें आज का प्रेजेंट है रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, जिसे पहले ही इंडिपेंडेंस मिल चुका था, जो मैं पार्ट 1 में आपको समझा चुका हूं, सर्बिया, मोंटीग्रो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जिगोविना, ठीक है। और लार्ज पार्ट जो बाल्कन का था, ये जो इलाका था, ये एक इंपॉर्टेंट एम्पायर के अंदर था जिसका नाम था ओटोमन अंपायर। याद रखना, एक और अंपायर की एंट्री हो रही है, ओटोमन अंपायर की। 19th सेंचुरी आते आते ओटोमन अंपायर अपना कंट्रोल खो देता है, मींस ये अंपायर अब वीक होने लगता है। ग्रीस की तरह दूसरे बाल्कन जो पीपल्स थे, वो अब इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे थे, ठीक है। जो नेशनलिटीज थी बाल्कन्स के अंदर, उनको स्लेव्स कहा जाता था, ठीक है। बाल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड वांटेड मोर टेरिटरी। क्यों? क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस लड़ रहे थे, उधर से ओटोमन एम्पायर वीक हो चुका था, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे। अब एक बाल्कन इलाके में रस्साकशी शुरू हो गई, हर कोई अपनी एक्सपेंशन चाहता था उस इलाके में। तो इससे क्या हुआ कि ये छोटे छोटे जो इलाके थे, ये खुद में लड़ने शुरू हो गए, और बिग पावर्स ने भी यहाँ पे इंटरफेरेंस अपना शुरू कर दिया। जैसे रशिया, जर्मनी अब नेशन स्टेट बन चुका था, यूनाइटेड किंगडम की एंट्री हो गई, ऑस्ट्रिया हंगरी की एंट्री हो गई, उन्होंने भी इसमें क्या शुरू कर दिया, अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। और इससे क्या हो गई, जो बाल्कन का इलाका था उसमें एक टेंशन क्रिएट हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? उसमें एक टेंशन क्रिएट हो गया। और ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्योंकि पहले तो ओटोमन एम्पायर के अंदर था, बाद में ये जब इंडिपेंडेंट होने लगे, बिग पावर्स यहाँ पे आई, और इनके बीच में एक टेंशन का माहौल शुरू हो गया। और फाइनली 1914 में ये जो राइवलरी थी, मतलब ये जो राइवल थे बाल्कन्स के अंदर, ये बना मेजर कॉज किसका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो प्यारे बच्चों, हमने कहां से शुरू किया? मतलब 1789, जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन शुरू हुआ, पूरे यूरोप में प्रोटेस्ट हुए, पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस हुए, और नेशन स्टेट्स बने। लेकिन फाइनली जब ज्यादा ही हालात खराब हुए और ओटोमन जो था अंपायर वीक पड़ा, बाल्कन एरिया में टेंशन अमर्ज हुई, और उससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जन्म हुआ, जो 1914 में शुरू हुई। तो एक चीज याद रखना आप प्यारे बच्चों, कि बाल्कन जो नेशनलिज्म था, बाल्कन एरिया में जब नेशनलिज्म फैला, और फिर जो बड़ी पावर्स उसमें कूदी, उसने यूरोप को पुश किया किसकी तरफ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ। आई होप आपको ये समझ में
ये बाल्कन इलाके का मैप है। ये जो आपको दिख रहा है टर्की, देखिए ये इस साइड ऑटोमन अम्पायर था, ठीक है। नीचे ग्रीस है, ग्रीस ने पहले ही इंडिपेंडेंस ले चुका था ग्रीस। और ये प्रेजेंट डे देखिए बल्गेरिया, रोमेनिया, बोस्निया हेर्जिगोविना, मोंटीग्रो, ठीक है, मैसेडोनिया, अल्बानिया। ये इलाका क्या है? बाल्कन इलाका है। अब प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो तो सर इस इलाके को बाल्कन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एरिया है उसमें एक माउंटेन रेंज गुजरती है, एक पहाड़ों की श्रृंखला गुजरती है। उन पहाड़ों की श्रृंखला को कहते हैं उन पहाड़ों की श्रृंखला को कहते हैं बाल्कन माउंटेन। इसलिए इस उस इलाके में जहां जहां से ये बाल्कन माउंटेन्स गुजरते हैं, जहां से ये पर्वत श्रृंखला निकलती है, इसलिए इस इलाके का नाम क्या दिया गया? बाल्कन दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका नेशनलिज्म इन यूरोप था। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसका कंक्लूजन अगर हम देखें कि क्या हुआ था, इस पार्ट में हमने देखा कि 1848 में जो रेवोल्यूशन था वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। हर जगह फ्रांस से निकल के पूरे यूरोप में फैल चुका था, क्योंकि मैटरनिक ने कहा था कि व्हेन फ्रांस sneezes द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। कि अगर फ्रांस में कुछ घटेगा तो वो उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ेगा। और यही हुआ। लिबरल्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, पूरे यूरोप में फ्रीडम चाहते थे वो, और नेशन स्टेट्स चाहते थे। फिर हम पहुंचे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किसके लिए बनी थी? जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए। लेकिन प्रशियन ने उनको ठुकरा दिया। लेकिन इस पॉइंट पे एग्री हुए कि ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाएंगे, लेकिन हम जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस का के कब्जे में जो फ्रेंच सॉरी जो जर्मन स्पीकिंग एरिया है उसको वहां से निकालेंगे और एक यूनिफाइड जर्मन बनाएंगे। और इसका जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी, कंक्लूजन में आपको बता रहा हूं मैं, ओटोवन बिस्मार्क के पास। आपसे कोई पूछे कि किसने ब्लड और आयरन की पॉलिसी दी थी, तो आपने बोलना है ओटोवन बिस्मार्क ने। ओटोवन बिस्मार्क की तरह ही इटली भी यूनिफिकेशन की रास्ते पे चल चुका था। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में मेन रोल किसने प्ले किया? ग्यूसिफ मैजनी ने, काउंट कैमिलो डी कैवर्ने और ग्यूसेफ गैरीबाल्डी ने। आई होप आपको यूनिफिकेशन इटली भी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों बाल्कन्स की कहानी शुरू होती है। बाल्कन इलाका भी अब इस आग से दूर नहीं था, वो भी अपने लिए अलग से नेशन स्टेट्स चाहता था। और जो प्रेजेंट डे एरिया था, जो आज बहुत सारे नेशन थे, वो एक समय में ओटोमन अंपायर के अंडर थे। और ओटोमन अंपायर जब वीक हुआ तो तब वो देश जब इंडिपेंडेंट होने लगे तो उसमें बिग पावर्स भी आ गए, लाइक रशिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ठीक, जर्मनी। तो इससे क्या हुआ, इस बाल्कन में जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दे दिया। आई होप आपको पार्ट 2 भी समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स क्या हुए, बच्चों ने क्या सीखा, क्या उनको इस पार्ट 2 के बाद आना चाहिए। अगर वो इस वीडियो को देखते हैं, इन पूरी स्लाइड्स को देखते हैं, उसके बाद उनको एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर्स, इस इन कॉन्सेप्ट्स के आंसर्स का बराबर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पार्ट 2 जो मैंने पढ़ाया नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई द 1848 रेवोल्यूशंस वर इंपॉर्टेंट। 1848 का रेवोल्यूशन क्यों जरूरी था?
तो मैंने बोला आपको कि 1848 के बाद एकदम से पूरे यूरोप में लोग सिर्फ अब मिडिल क्लास नहीं बल्कि आर्टिसंस वर्कर्स वो भी इस जो प्रोटेस्ट थे उसमें आगे उनको भी अब नेशन स्टेट चाहिए था, लोगों को अपनी फ्रीडम चाहिए थी, अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए थी। तो यहीं से ही एक टर्निंग पॉइंट हुआ नेशनलिज्म का यूरोप के अंदर। तो इसलिए 1848 के रेवोल्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दूसरा कि क्या एम थे और क्या फेलियर थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, तो सिंपल है बच्चों। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का मेन एम था, बताओ, वेरी गुड, कोशिश करो। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का मेन एम था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को यूनिफाई करने का। और फेलियर क्या था, क्योंकि ये जब प्रशियन किंग के पास गए तो वो किंग ने इनको रिफ्यूज किया। मेन इन्होंने सपोर्ट लैक किया क्योंकि ये सिर्फ मिडिल क्लास के लोग थे, यहाँ पे जो वर्कर क्लास को इग्नोर किया गया था। फिर आपसे कोई पूछे कि हमें बताओ कि ओटो वन बिस्मार्क का जर्मन यूनिफिकेशन में क्या रोल है, तो ये मान के चलो कि आप पूरी जर्मन यूनिफिकेशन की स्टोरी भी इसमें बता सकते हो कि यूनिफिकेशन कैसे की ओटो वन बिस्मार्क ने। तो ओटो वन बिस्मार्क ने जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला था ना मैंने फेल हुआ, तो वो गए किसके पास, जंकर्स के पास, और फिर वो गए ओटो वन बिस्मार्क के पास जो प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था। उसने अपनी बहादुरी से, ब्लड एंड आयरन वाली पॉलिसी से जर्मन एरिया को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 7 साल की जो वॉर थी वो लड़ी और छुड़ाया और एक यूनिफाइड जर्मनी बनाया। तो इस तरीके से कितना बड़ा रोल था ओटो वन बिस्मार्क का जर्मन के यूनिफिकेशन में। उसके बाद आपको पूछा जाए कि इंपॉर्टेंट डेट्स बताओ जर्मनी की, तो आप बता सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया वॉर्स कब कब हुई हैं। उसके बाद आपको रोल्स पूछे जाए मैजनी के, कैवर के और ग्यूसिव गैरिबाल्डी के इटालियन यूनिफिकेशन में, तो ग्यूसिव मैजनी का आप रोल बता देना कि सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट जो दो सीक्रेट सोसाइटीज थी जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। काउंट कैमिलो डी कैवर तो आपको पता है, सर्डिनिया पॉइंटमोंट का चीफ मिनिस्टर, इसके बगैर तो पॉसिबल नहीं था। प्लानिंग इसी की थी और गारिबाल्डी ने अपनी आर्मी भेज के इटली को यूनिफाई किया। डेट्स ऑफ इटली आप बता सकते हो कि यूनिफिकेशन कब कब हुई। फिर आप बाल्कन इलाके की कंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हो, मैंने डिटेल में आपको बताया है। जैसे मैंने क्या बताया आपको, बोस्निया, हेर्जिगोविना, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, वो इलाका जो बाल्कन माउंटेन रेंज में है उसको हम बाल्कन एरिया कहते हैं और वहां के पड़ने वाले देश हैं बाल्कन कंट्रीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए इस पार्ट 2 को पढ़ने के बाद कि बताओ जी बाल्कन जो है, नेशनलिज्म जब बाल्कन में शुरू हुआ, जब उन्होंने ओटोमन अंपायर से अपना इंडिपेंडेंस लेना चालू किया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसे हुई कि सब अपनी एक्सपेंशन चाहते थे। क्या प्यारे बच्चों, सब अपनी एक्सपेंशन चाहते थे। तो इसे देखकर जो यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स थी, जैसे रशिया, आपका जर्मनी था, ठीक है, आपका इटली था, यूनाइटेड किंगडम था, वो भी इस जो छोटे छोटे ये स्ट्रगल्स चल रहे थे बाल्कन एरिया में, वो भी इस स्ट्रगल में कूद पड़े। और कूदने के चक्कर में क्या हो गया, टेंशन्स इतनी ज्यादा मर्ज हो गई कि इस बाल्कन नेशनलिज्म ने क्या, बाल्कन नेशनलिज्म ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी। और कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई, तो आपने बताना है 1914 में। तो आई होप आपको ये पार्ट 2 नेशनलिज्म इन यूरोप का समझ में आ गया। पार्ट 1 में 1848 तक की कहानी थी जो 1789 से 1848 तक खत्म होती है और 1848 के बाद 1914 तक ये कहानी चलती है, जिसमें हम काफी कॉम्प्रहेंसिव ढंग से, काफी आसान भाषा में मैंने आपको कोशिश की है अपनी तरफ से चीजों को अंडरस्टैंड करवाने की। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आसान भाषा में आप पूरा नेशनलिज्म इन यूरोप की समरी को समझ सकते हो और आसानी से जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर दे सकते हो,
क्योंकि मैंने सिंपल से लर्निंग आउटकम्स भी रखे हैं। एटलीस्ट आपको नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने के बाद ही इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।